अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना है कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुज़म्मत है। ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को तंग नज़र सियासी मकासद के लिए यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं होने देगा। भारत को ये सुर्ख लकीर अबूर नहीं करने देंगे। इसहाक डार का है कि पाकिस्तान आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल पर पुख्ता यकीन रखता है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियां कर रहा है। दूसरी तरफ भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चनाब के बहाव में बड़ी कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में हेड मराला में दरियाए चनाब पर पानी की आमद में 54,200 क्यूसेक की कमी हो गई। तर्जमान बाबडा के मुताबिक हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में आज पानी की आमद 44,800 क्यूसेक रह गई, जबकि गुज़िश्ता रोज यहाँ पानी की आमद 98,200 क्यूसेक थी। पाकिस्तान और के दरमियान कशीदगी के हवाले से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी आज एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली हमारे लिए रेड लाइन है। भारत के साथ मुस्तकबिल में कशीदगी का खतरा अब बढ़ गया है और स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन को मुस्तरद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत अपनी सरहदों पर अफवाज की तादाद कम कर रहे हैं और हम अप्रैल से पहले वाली पोजीशन पर वापस आ चुके हैं। ताहम हालिया बहरान ने मुस्तकबिल में कशीदगी में इजाफे का खतरा बढ़ा दिया है। उन्होंने खबरदार किया कि मुस्तकबिल में बैनुल-अक़वामी सालिसी भी मुश्किलात का शिकार हो सकती है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान बहरान से निमटने का कोई मौसर तरीक़ाकार ही मौजूद नहीं। बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए मुदाखलत का वक्त बहुत कम होगा और मैं कहूंगा कि नुकसान और तबाही उससे पहले ही वाक़ हो सकती है। अब इसके साथ एक और भी डेवलपमेंट हुई है कि बीजेपी के सीनियर रहनुमा ने पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फ़दाइये के 5 तैयारे मार गिराने का एतराफ़ कर लिया और कहा है कि मोदी के होते हुए तैयारे गिरने की तहकीकात मुमकिन नहीं। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि चाइना के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तरफ सिफारती महाज भी गर्म है। वज़ीर-ए-आज़म अपना दौरा मुकम्मल करके वापस पहुंचे हैं। पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहदा और फिर ये जो सिफारती महाज पर इस वक्त जो सरगर्मियां हो रही हैं, इन पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब इसके साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जो सिफारती वफूद पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से भेजे जा रहे हैं, इस सिफारती महाज पर इस तमाम तर एक्सरसाइज का आप हासिल वसूल क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अहम है। जो मार्का हक आपका हो चुका, अभी कहते हैं कि कुछ पॉज है क्योंकि मोदी साहब जो हैं उन्होंने भी ख़त्म नहीं किया, लेकिन 6-8 महीने उनको लगेंगे सफबंदी करने में और दोबारा अपनी वोट जमा करने में। इस वक्त सफारती जंग है और उसके अंदर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हम कर सकते हैं। कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये वक्त है कि मोदी साहब के अगले किसी हमले को रोकने के लिए यहाँ पे हम उनको करें। उनके पास इस दफा बहुत ही कमजोर एजेंडा है। उनका एक ही आर्गूमेंट है। क्या आर्गूमेंट है? अभी मैं राकेश साहब का आर्टिकल पढ़ रहा था, वो यही आर्टिकल लिखते हैं कि जी पाकिस्तान का पैटर्न रहा है कि वो एक कहीं दहशतगर्दी करवाता है और फिर उसके बाद जब हम उसके ऊपर कोई रिटेलिएट करते हैं तो उसको खामोश हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता और वो भी ऐसे करता है, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी बीच में आ जाती है और बीच बचाव हो जाता है। ये उनका पैटर्न। अब उसमें जो चीज़ वो नहीं बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं कि जो जितने दहशतगर्द वाक़यात हिंदुस्तान में हुए उनमें से मेजॉरिटी जो है वो वहाँ के ये अंदरूनी एलिमेंट्स थे या उनकी आर्मी इन्वॉल्व थी या वहाँ पे कोई सेटअप था। लेकिन चले इससे कता नजर, ये उनका आर्गुमेंट हमने काटना तो है ना जी। वहां पे जाके वहां पे दुनिया को तो बताना पड़ेगा। ये तो वहां रोएंगे पीटेंगे तो हमें भी तो बताना चाहिए और हमें 4 चीजें बतानी है। हमें एक तो ये पहला बताना है कि पहलगाम के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। दूसरा हमने बताना है कि हिंदुस्तान किस तरीके से इन्वॉल्व है दहशतगर्दी में पाकिस्तान में। तीसरा हमने बताना है कि पानी रोक कर उसने हमारे ऊपर ऐसा हमला किया है कि जिसके लिए
बाकायदा यानी जंग हो सकती है। और चौथा ये है कि कश्मीर जो है ये मसला जिसे बुनियादी है, इसको हल करना चाहिए। जब तक हल नहीं होगा कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम होता रहेगा। इस वजह से मुनासिब पाकिस्तान नहीं करे तो वहां से रेजिस्टेंस है ना जी, तो इस वजह से आप इसके ऊपर तवज्जो दी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसे ही नहीं उसका नाम ले लिया। तो ये 4-5 बातें हमें बतानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने वफद चुना है हमारा, बड़ा अच्छा वफद चुना है, लेकिन सारे एक ही जगह जमा हो रहे हैं अमेरिका में, जो मुझे भी नजर आ रहा है। जबकि ये सारे इतने काबिल लोग हैं कि ये मुख्तलिफ मुल्कों में फैल जाते और जाके हमारी बातें जो है ना, हमारा मुद्दा जो है, हमारा जो एजेंडा है, हमारा नुक्ता नजर है, वो उन सब तक पहुंचाते। तो अभी भी थोड़ी देर हो गई है, हमें फौरी कर देना चाहिए था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, इस दफा हम हक पर हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी हमें। लेकिन एजाज चौधरी साहब, जब से ये मामला हुआ है तब से लेकर अब तक आप जो दुनिया का मजमूई रिस्पांस है उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान कह रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ भारत की तरफ से अभी भी इश्तियाल अंगेज बयानात आ रहे हैं और मोदी तो ये तक कह रहे हैं कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। दुनिया ऐसी देख रही है जिस तरह अमेरिका ने देखा। देखिए, शुरू में तो अमेरिका ने उनको कहा कि आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन जब वो कुछ नहीं कर सके उस तरीके से, सिवाय इसके 31 जाने ले ली रात के अंधेरे में, और पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तब अमेरिका को ख्याल आया कि ये जो घोड़ा है जो जिसको हम उनके चीन के खिलाफ तैयार कर रहे थे, ये तो उस तरह कर नहीं सकता काम। तो चुनाचे उन्होंने आपने देखा कि उन्होंने फौरन ये कहा कि नहीं, ये तहम्मुल से काम ले, रुके। यही सारी दुनिया कह रही थी। रूस जिस पे बड़ा नाज था हिंदुस्तान को, उसने भी उनको यही मशवरा दिया। चीन ने, सब ने यही कहा। पूरी दुनिया जो है वो इसमें फिक्रमंद थी कि ये इतनी बेवकूफी कर रहे हैं कि अगर इस जंग को अगर आगे बढ़ाया गया तो ये तो बाकायदा एक न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, और एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए उसको रोकना आसान काम नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल में बैनुल अक़वामी का बहुत ही कलीदी किरदार है इसमें, जो उन्होंने अच्छा किया है इस दफा अदा। मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसमें कुछ ये वजह भी थी। हिंदुस्तान तो आपको पता है अमेरिका का इस वक्त पार्टनर ऑफ चॉइस था, लेकिन एक वजह ये भी बनी कि हिंदुस्तान इस दफा गलत बुनियादों पर अपना मुकदमा लड़ रहा था, एक झूठ की बुनियाद पर, क्योंकि उन्होंने बगैर तहकीक किए, बगैर सोचे समझे, बगैर एविडेंस तलाश किए फौरन ही पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया और झट से ही हमला कर दिया। इस तरह होता नहीं है। बैनुल अक़वामी बरादरी में कभी किसी ने इस तरीके से नहीं किया। इसी वजह से आपने देखा कि वहां से कोई हिंदुस्तान के फेवर में एक भी आवाज नहीं उठी, जबकि पाकिस्तान के लिए तो कई आवाजें उठी। राइट। और एजाज चौधरी साहब, आज वजीर आजम ने सिंतास मुआहदे के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा ये हमारी रेड लाइन है, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन ये सिंतास का जो मुआहदा है, इसका मामला आपको कहाँ, किस फोरम पर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? ये बहुत हसास मामला है, और पाकिस्तान के लिए ये नहीं हो सकता कि उसके 240 मिलियन लोगों के लिए दायरा जिंदगी जो है वो खत्म किया जाए। पानी तो जिंदगी है, हमारी ज़राअत, हमारी हर चीज़ ही उस पर डिपेंड करती है। इस वजह से ये सही कहा पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी और हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। इसलिए दुनिया को भी अब जाके ये बताने की बड़ी जरूरत है कि भाई आप देखें, जितनी दुनिया भर में वाटर बेसन रजीम्स हैं, रिवर बेसन रजीम्स हैं, उन सब के ऊपर बड़ी हसासियत है। तो हिंदुस्तान को इस बात के लिए आमादा किया जाए कि आप ये काम ना करें, क्योंकि ये रास्ता सीधा और सीधा जंग की तरफ जाएगा अगर आप हमारा पानी रोकेंगे। वो लगा बात है कि पानी रोकना इतना आसान नहीं है, स्टडीज हुई हैं, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पानी का मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी उसके साथ खेला जा सकता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। पहले उन्होंने अपने स्टोरेज जो डैम्स हैं उनके नीचे से डीसिल्ट उनको किया है, यानी उनकी सिल्ट निकाल के और वो सेगमेंट पाकिस्तान के स्टोरेज में आ जाएगा, जिसका मतलब कि हमारे पास रिजर्वायर कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इस किस्म के काम ये हमारे लिए कर सकते हैं। अब पाकिस्तान को 3 महाजों पर ये जंग लड़नी पड़ेगी। पहला तो कानूनी महाज है, जो हमारे कानूनी माहिरीन है वो बताएंगे कि किस किस जगह पे जाके हम इसको कानूनी तौर पर अपना ये मुकदमा रख सकते हैं। दूसरा है सियासी और सफारती, जिसमें हम दुनिया को अपना फरीक बनाएंगे, अपना साथी बनाएंगे और उनको बताएंगे कि जनाब ये जो होने जा रहा है इसकी वजह से फिर हमें ना इल्जाम दीजिएगा कि मामला बिगड़ गए। और तीसरी चीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर कुछ काम करना है, हमें वाटर कंजर्वेशन करनी है। आजकल वैसे भी बड़ी सख्त गर्मी है, तो उसमें पानी की बड़ी शॉर्टेज हुई है। हमें वैसे भी अपनी जो
फसलों का उगाने का अंदाज है, फसलों में पानी देने का जो अंदाज है, पानी को हमें कंजर्व करना आना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो एक अल्लाह ताला की नेमत है जिसे जाया नहीं होना चाहिए। उस कंजर्वेशन टेक्निक्स पे बहुत गौर करना चाहिए। राइट, लेकिन इसमें एजाज साहब इस सारी बहस के अंदर आज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन जो है वो अभी भी उसका खदशा मौजूद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या वाकई इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद अभी भी इस तरह का खतरा मौजूद है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां से चीजें किसी भी तरफ जा सकती हैं? देखिए, खतरा तो है, क्योंकि मोदी साहब ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, और उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर वक्फा डाला है ताकि उनकी जो एयरफोर्स है जो इस दफा परफॉर्म नहीं कर सकी उसको सेट करें, या और भी जो उन्होंने तैयारियां करनी है वो तैयारियां करें। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। दूसरा, आए दिन मोदी साहब, आपको पता है कि अपनी कौम के जज्बात भड़का रहे हैं, रोज कोई ना कोई ऐसा बयान दागते हैं जिससे मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा वो 4-6 महीने में जंग शुरू करते हैं तो ये जंग का दायरा फैल सकता है। वो सही कह रहे हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कि आप स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को अगर आप खराब करेंगे, उसको इम्बैलेंस करेंगे, तो नेचुरली फिर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस भी होंगी उसकी। तो इस वजह से ये हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि उस बात को समझे। मैं जो उनके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, इवन सेन लोगों के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, तो मैं हैरान होता हूँ, क्योंकि उधर कुछ अजीब माहौल मोदी साहब ने बना दिया है, एक जंगी जुनून तारी कर दिया उनके सरों पर, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तो है ही गलती पर, तो पाकिस्तान का एक ही हल है कि सजा दी जाए। ये जो सोच है ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान को पता चल गया है 10 मई को कि पाकिस्तान जवाब दे सकता है और जवाब देगा। ये जो सोच इनके ज़हन में आई हुई है ये बड़ी ही खतरनाक है। ये दुनिया का और हमारे खित्ते का अमन जो है वो खतरे में डाल सकती है। लेकिन एजाज साहब, दुनिया क्या ये रिस्क लेने को तैयार होगी? ये सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं, आपको क्या लगता है दुनिया की आलमी ताकतों की किस हद तक दिलचस्पी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात को हल कराने में या ठंडा करने में? देखिए, अभी तक तो ये होता था कि जो बैनुल अक़वामी बरादरी है वो कहती है कि अपने मसाइल आप खुद हल करें, ठीक है, लेकिन जब जंग हो जाती है तो फिर वो भी फरीद बन जाते हैं। उनको भी पता है कि ये जंग की जो तबाहकारियां हैं वो सिर्फ वहां नहीं होती हैं, खुसूसन अगर ये जंग न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो जाती है। तो इस वजह से बैनुल अक़वामी बरादरी में बिल्कुल तशवीश है। आपने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के बयान पढ़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमारे मंदूब हैं वो बार बार वो पूरे जितनी मेंबरशिप है उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं। तो सबको इस लिहाज का एक से फिक्र तो है, और सबसे बढ़कर तो अमरीका खुद है, क्योंकि अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया है कि मसले की जो जड़ है वो है कश्मीर, उसका हल करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने अपनी ऑफर भी की है अपनी। अब हिंदुस्तान एक अजीब पोजीशन लेकर बैठ गया है कि जनाब हम कश्मीर के ऊपर तो बात ही नहीं कर, बल्कि किसी मौजू पर भी बात नहीं करेंगे। अब देखें, ये कहीं दो हमसायों में ऐसे होता है जहां जंग भी हो जाए वहां भी बात होती है, तो ये कुछ रवैया उनका ठीक नहीं है। ऊपर से वो खुद हमारे साथ तो बात नहीं करना चाहते हैं, ना कोई स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट रखना चाहते हैं, ना कोई किसी के, अब तो रिलीजियस पिलग्रिम्स भी नहीं आने देना चाहते। तो लेकिन दूसरी तरफ दुनिया को कह रहे हैं कि देखिए हमने बायलैटरली सीज फायर कराया। भाई, हमारे तो आपस में राब्ते बड़े कम है, एक रूटीन मीटिंग होती है टेलीफोन पे डीजीएमओस की, तो बायलैटरली आप बात तो करते नहीं, दुनिया को ये कहते हैं। तो ये मेरा ख्याल में उनका जो रवैया है उससे दुनिया में भी तशवीश है, और यही चीज है जरूरी कि हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशंस गए हैं वो जाके बताएं। वहां बड़ा जरूरी है हमारा ये पैगाम पहुंचना, ताकि दुनिया को पता चले कि हमारा क्या मुद्दा है और कश्मीर को क्यों इतना संजीदगी से हम लेते हैं, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि ये हल नहीं होगा। तो पिछले 70-80 साल से ये फंसा हुआ है मामला इसी तरीके से, और आपको पता है कश्मीरियों की 3 नस्लें जो हैं इसकी वजह से उनको नुकसान पहुंच चुका हुआ है। इसी तरह अभी भी तो अब तो कश्मीर में ये आलम है कि 7 लाख फौज है, और उन्होंने उनकी जो शनाख्त थी उनकी आइडेंटिटी खत्म कर दी है, उनकी स्टेटहुड खत्म कर दी है। वहां पे जितने कश्मीरी हैं वो सब के सब जो हैं, इवन जो हिंदुस्तान नवाज भी होते थे वो भी परेशान है। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है, कोई भी वाकया हो सकता है। तो अगर मोदी साहब का ये डॉक्ट्रिन हो कि जनाब कोई भी वाकया कहीं पे भी हो तो हम पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे, ये तो बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना बात है। ये कोई जिम्मेदार, ये अपने आप को जमहूरियत कहते हैं, ये किस किस्म का
अंदाजे जिंदगी है कि जो ये अपनाए हुए हैं। तो ये सारी बातें बैनुल अक़वामी बरादरी के गोशगुजार करनी जरूरी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान और किसी की सुन नहीं रहा ना, वो अपनी एक उसमें धुन में सवार है। मोदी साहब जो है वो पता नहीं क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं अपने पीछे, लेकिन लगता ये है कि वो अमन नहीं देखना चाहते हैं। वो एक अखंड भारत का ख्वाब देख रहे हैं शायद, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ये ख्वाब जो है ना इस तरीके से नहीं बनेगा कि पाकिस्तान को आप मिलिट्री धौंस से ज़ेर कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 9 मई थाना रमना पर हमले के केस में पीटीआई एमएनए अब्दुल लतीफ और साबिक एमपीए वजीरजादा कैलाशी समेत 11 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ इस केस का फैसला सुनाया। पुलिस ने फैसले के बाद अदालत में मौजूद 4 मुल्जिमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सोहेल खान को तहवील में ले लिया, जबकि अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दोबारा मुतहरिक और सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला किया गया है। अपोजिशन अलायंस ने पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी के बायस सियासी सरगर्मियां मुअत्तल की थी। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई से साबिक स्पीकर असद कैसर ने मुलाकात की, जिसमें जंगी माहौल के बायस मुलतवी सरगर्मियां वापस एजेंडे पर लाने पर इत्तेफाक किया गया। एलामिया के मुताबिक तहरीक को वापस मुतहरिक करने के लिए सियासी हिकमत अमली और प्रोग्राम की अहमियत पर जोर दिया गया। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज सेनेटर अली जफर ने भी बताया था कि इमरान खान ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका है, 5 से 6 दिन में लाहेअमल देंगे। पीटीआई ने इमरान खान की कॉल पर तहरीक की मनसूबाबंदी भी शुरू कर दी और सवाबी की बजाय हरीपुर के पहाड़ों में टेंट विलेज लगाने का फैसला किया, जबकि टेंट विलेज में पख्तूनख्वा के हर जिले का अपना जोन होगा। अब तहरीक इंसाफ इस एहतजाजी तहरीक की तैयारियां किस तरह से कर रही है, क्या हिकमत अमली होगी, और इस पर बात करने के लिए रऊफ हसन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुमा हैं, उनसे जानते हैं। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब, सबसे पहले तो मैं तहरीक पे बाद में आता हूँ, लेकिन पहले ये 9 मई के हवाले से जो केस था उसका आज फैसला आया है। तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं हुई हैं, पार्टी एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि इस तरह के फैसले आ सकते हैं, लेकिन ये फैसला और ये सजाएं, इस हवाले से पार्टी का क्या मौक़िफ़ क्या है, पार्टी इसको किस तरह से देखती है? थैंक यू रहमान साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। वेरी अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती है इस मुल्क की, यहाँ के सियासी निज़ाम की, यहाँ की जमहूरियत की, यहाँ के आइन की, कि एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर या एक ऐसी एलिगेशन के ऊपर जिसकी अभी तक जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई है, तहकीकात नहीं हुई है, उसके ऊपर सजाएं भी डिस्पेंस करनी शुरू कर दी गई हैं और ऐसा लगता है कि शायद ये प्रोसेस कंटिन्यू करे। अनफॉर्चुनेट है, तकलीफदेह है, लेकिन क्या किया जाए जब आप एक सियासी निज़ाम का हिस्सा बने हुए हैं और इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के वो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि एक पार्टी के अंदर तबादला ख्याल किया जाएगा और देखा जाएगा कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं इनको लेके आगे बढ़ने के, किस तरीके से हम इस नई फाशिस्ट स्ट्रीक जो है इसको रेजिस्ट कर सकते हैं। ऑनस्लॉट हुई है एक और फाशिस्ट लोग, मुझे लगता है, हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि और भी हमारे बहुत सारे जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको सजाएं दी जाएंगी और उनको डिसीट किया जाएगा, ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है मुख्तलिफ असेंबलीज में उसको फर्दर रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, और पार्टी तहरीक चलाने की जो तैयारी कर रही है, एक तो उसकी तैयारियां क्या उसी तरह से जा रही हैं, और क्या वाकई तहरीक की जो अब तैयारियां शुरू की गई हैं तो पार्टी को लगता है कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई और हल नहीं है? रहमान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरा ख्याल है इसको जरा थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेलेवेंट होगा, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ बैठते हैं, आप लोगों के साथ बैठते हैं, प्रोग्राम्स में आते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। मुल्क इस वक्त बड़े ही एक दोराहे के ऊपर खड़ा है।
वो लोग जो कि ये फील करते हैं कि इंडिया ने एक दफा अटैक कर दिया और उसके बाद कुछ नहीं होगा। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी रिसेंटली लिखा था। मैंने कहा था कि ये जो एम्बैरसमेंट हुई है हिंदुस्तान को, और उससे ज्यादा जो उसके जो पेट्रन्स हैं, वेस्टर्न पेट्रन्स, मगर भी उसके जो परवरदा हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हुई, बल्कि इनडायरेक्टली ये लड़ाई जो है ये चाइना के साथ भी हुई है। वाइल इंडिया जो है वो पिटेड था पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन जो वेस्टर्न पेट्रन्स थे इनके परवरदा, वो चाइना के खिलाफ पिटेड थे। तो ये एक जो जैसे जंगी इक्विपमेंट कहना चाहिए, ये उनका भी आपस में एक लड़ाई थी, और उसमें जो चाइनीज इक्विपमेंट है उसने बहुत ही इफेक्टिवली जो है वेस्टर्न इक्विपमेंट को अंडू किया है और शिकस्त दी है। तो ये एक एम्बैरसमेंट है, ये इंडिया को अब्जॉर्ब करते करते टाइम लगेगा, लेकिन उनके जो मगरबी परवरता है उनके लिए भी अब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है। तो मेरी ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि ये लड़ाई दोबारा इस खित्ते में वापस आएगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो जो वेस्टर्न पेट्रन्स हैं वो लाजमी चाहेंगे कि वो ना सिर्फ अपनी जो एम्बैरसमेंट है उसको एड्रेस करें, बल्कि वो एक अपर हैंड दोबारा से अपना स्टैब्लिश करने की कोशिश करें। तो ये जैसे इन 4 दिनों के दौरान मुल्क, तो आपको पता है कि यूनिटी के नाम की कोई चीज यहाँ मौजूद नहीं है। बहुत अरसे से जब से पीटीआई के खिलाफ उन्होंने रियासत की दहशतगर्दी शुरू हुई है, लेकिन इन 5 दिनों में पीटीआई का जो रोल रहा है वो भी सबने देखा है, हमारे सोशल मीडिया का रोल भी देखा है। हमारी कंटेंशन ये है कि इस मुल्क को इस नहज के ऊपर बहुत ज्यादा यूनिटी और होमोजेनिटी की जरूरत है, और ये यूनिटी और होमोजेनिटी जो है इसके लिए कुछ इकदाम करने वो नागुज़ीर है। और वो खान साहब ने पिछले 2-3 दिनों में बार बार ये कहा है, और उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो बाहर हमने लोगों तक, आप लोगों तक और बाकी लोगों तक पहुंचाई भी हैं। वो कहते हैं कि मैं इस मुल्क के इंटरेस्ट की खातिर मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार हूँ। उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन मुल्क की जरूरत है इस वक्त, इसलिए मैं चाहता हूँ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे जो है वो खोले जाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त हमारे लिए तरफ से टेबल के ऊपर है रहमान साहब, वो है मुज़ाकरात का आगाज करना। मेरी कंटेंशन हमेशा से, आपको पता है, आपके प्रोग्राम्स में भी बसा औकात मैं कह चुका हूं कि अल्टीमेटली सियासी जमातों को मसाइल के हल के लिए, मुल्क की चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए मुज़ाकराती टेबल के ऊपर पहुंचना पड़ता है। तो वो अपनी जगह मौजूद है। अब दूसरी तरफ जो आपका सवाल है उसके जवाब में, जी हाँ, खान साहब ने ये भी कहा है कि मुल्क की एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जो है उसके लिए जो इंतजाम किया जाए, उसके लिए तैयारी की जाए, और वो मैं किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूँ। जब ये तैयारी हो जाएगी किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूँ। एक मुल्क की पुरअमन एहतजाज जो है वो किया जाएगा, और इसकी जरूरत इसलिए महसूस की गई है कि जी रियासत की जो फस्तायत है वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच रही, वो कम नहीं हो रही, और वो बढ़ती ही जा रही है। जैसा कि आपके पहले के सवाल से इंडिकेट होता है कि अब इन लोगों ने सजाएं भी डिस्पेंस करनी शुरू कर दी है। तो ये है हमारी बेसिकली जो 2 एस्पेक्ट्स हैं हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के। बातचीत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो है एक पुरअमन मुल्क की एहतजाज की तैयारी करना, वो भी हमारी प्रायोरिटी में शामिल है। देखिए रोहन, बात आपकी ठीक है, लेकिन अब ये जो आप लोगों की एक अप्रोच है जो पार्टी के अंदर है, इसमें डिफरेंशिएट करना कितना मुश्किल होगा, या क्या वो मुमकिन है कि कहाँ जाती मफाद या इमरान खान की रिहाई है और कहाँ मुल्की मफाद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बात करना चाहती है? तो ये जो लकीर है या ये डिफरेंशिएशन जो है वो आपके ख्याल में की जा सकती है? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि ये तो आप फिर एनआरओ चाह रहे हैं, रिलीफ चाह रहे हैं इमरान खान के लिए। देखिए, ये इंतहाई खोखला इनका एक नारा है। फ्रैंकली मैं आपको बताता हूं कि अगर खान साहब आजाद होना चाहते या अपने लिए रिलीफ लेना चाहते तो उनको 2 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। ऑफर्स हमारे पास टेबल के ऊपर पड़ी थी और हैं, वो किसी वक्त भी अपने लिए रिलीफ ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक असूली फैसला किया हुआ है और वो डटे खड़े हुए हैं और वो खड़े रहेंगे। और यहाँ भी उन्होंने बातचीत के साथ भी उन्होंने यही कहा है कि मैं अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहा, ये सिर्फ और सिर्फ मुल्की मफाद में। और मुल्की मफाद क्या है कि मुल्क में यूनिटी होना चाहिए। तो कुछ जो बेसिक्स हैं उनको तय कर लेते हैं ताकि उनको ट्रैम्पल ना किया जाए और आगे बढ़ा जाए। बाकी सियासी जो जद्दोजहद होती है वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, लेकिन हमें तो ये वो भी डिनाई की गई है और हम सियासी एहतजाज करने की भी इजाजत हमें नहीं दी गई पिछले 3 सालों में। आपको पता है कि जो जब भी हम लोगों ने कोई ऐसा काम करने की कोशिश की है तो किस तरीके से रियासत की फस्तायत जो है वो नमूदार हुई है, लेकिन हम उसका मुकाबला करते रहे, अब भी करते रहेंगे। इसमें कोई जाती मफाद जो है वो शामिल नहीं है। जाती मफाद सिर्फ और सिर्फ खान साहब अगर अपनी जात के लिए कुछ मांगते तो फिर वो होता, लेकिन अगर मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के मसाइल हल करने के लिए और एक यूनिटी का एक एलिमेंट
क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए अगर बातचीत का दरवाजे खोले जा रहे हैं तो वो उसको आप किसी सूरत में भी ये नहीं कह सकते कोई जाती मफाद की, जबकि खासकर खान साहब ने अभी भी इस स्टेटमेंट्स के साथ भी रिएटरेट किया है कि मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगता। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद बनता नहीं है हुकूमती टाउट्स के लिए कि वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दें। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो, और एक बात जो और मैं कहना चाहूंगा यहाँ वो ये है कि ये इनकी स्टेटमेंट समझ में भी आती है, क्योंकि अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के मुज़ाकरात होते हैं और वो कामयाब होते हैं तो उसमें फिर इनकी हुकूमत भी तो कायम होती हुई नहीं रहती ना, वो भी जाती है। तो सबसे बड़ा खतरा भी इन्हीं को है। कंसिक्वेंटली इनकी ख्वाहिश तो यही है ना कि मुज़ाकरात ना हो, और ना ही वो अगर हो तो कामयाब ना हो। तो इनकी ये स्टेटमेंट्स वैसे इस तरह में समझ भी आती है कि वो क्यों ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स देती। लेकिन रोफजन साहब, इससे पहले आपने पार्टियों को इकट्ठा किया था, ये जो एहतजाज की कॉल है जो खान साहब जिसकी तारीख देंगे, आपकी बाकी पार्टियों के साथ बात चल रही थी, आज असद कैसर की भी मुलाकात हुई महमूद खान अचकजई से, तो ये जो एहतजाज की कॉल है ये क्या सिर्फ पीटीआई की कॉल है या बाकी पार्टियां भी शामिल होने जा रही हैं? देखिए, ये तो उन्होंने पीटीआई को कहा है कि जी आप तैयारी करें, लेकिन वो जो हमारा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो लाजमी बात है कि वो हमारे साथ होगा। ये उसी प्लेटफॉर्म से इस तारीख का आगाज किया जाएगा, वो सब पार्टीज हमारे साथ शरीक होंगी। लेकिन पीटीआई चूंकि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इस प्लेटफॉर्म इस कोalition के अलावा भी मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो लाजमी बात है कि जो बेसिक तैयारी करनी है वो हम ही नहीं करनी है, जिसके अहकामात जो है वो खान साहब ने सादर फरमाए हैं, और वो अब तैयारी जो ही कंप्लीट होती है तो मेरा ख्याल है कि अगले जो स्टेप्स हैं वो हम उनको फाइनलाइज करके उनके बारे में कोई अनाउंसमेंट भी कर देंगे। राइट, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आला सतह का जो इजलास है वो 2 जून को तलब कर लिया गया है, जिसकी सदारत वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब करेंगे। वजारत खजाना के मुताबिक इजलास में डिजिटल करेंसी के जवाबित और कानूनी फ्रेमवर्क पर गौर किया जाएगा। इजलास में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SECP, सेक्रेटरी कानून और IT जो है वो भी शरीक होंगे। इजलास में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का जायजा लिया जाएगा। डिजिटल फाइनेंस के लिए खुद मुख्तार निगरान इदारे की तश्कील जेर गौर आएगी। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व और कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का भी ऐलान किया था। यह ऐलान वज़ीर आज़म के खुसूसी मुआविन बराए ब्लॉकचेन क्रिप्टो और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने किया था। अब साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सेक्रेटरी खजाना ने यह कहा था कि क्रिप्टो की अब भी कोई कानूनी हैसियत नहीं। स्टेट बैंक और SECP की जानिब से इस पर पाबंदी बरकरार है। जब हुकूमत को फैसला करेगी तभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के अभी तक कवानीन नहीं बने। क्रिप्टो काउंसिल वजीर आजम के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर कायम की गई है। अब ये क्रिप्टो का स्टेटस असल में क्या है और इस सारे मामले का जो है वो क्या फर्क पड़ेगा, इस पर जो है वो बात करने के लिए फरीद खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन के ट्रेड सिटी। इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा इस हवाले से उनसे बात होगी। फरीद साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरीद साहब सबसे पहले तो बताइएगा, ये पाकिस्तान में इस वक्त जो एक इकोसिस्टम डिजिटल करेंसी के हवाले से और इसकी माइनिंग के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से होना चाहिए, आपके ख्याल में वो मौजूद है? और ये क्या हुकूमत की ये जो माइनिंग के लिए कोशिशें हैं उनको सपोर्ट करता है? पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पाकिस्तान इस सेक्टर में वेब 3.0 और डिजिटल एसेट के सेक्टर में लीडरशिप पोजीशन ले सकता है। हमारी यंग पॉपुलेशन है, टेक टैलेंट बहुत ज्यादा है और इसमें 3 एरियाज है जिसमें हुकूमत काम करना चाहती है और इकोसिस्टम डेवलप करना चाहती है। एक है बिटकॉइन माइनिंग कि हमारे पास एक्सेस एनर्जी है, उसको हम यूज करके बिटकॉइन माइनिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ AI, वही सर्वर्स AI के लिए भी यूज हो सकते हैं। तो हाल ही बिटकॉइन माइनिंग तक महदूद नहीं है वो काम, वो AI पे भी एक्सटेंड होता है। दूसरा काम है कि जो हमारा टेक टैलेंट है उसको Web3 डेवलपमेंट सिखाना। तो इसके सिलसिले में आज मिनिस्ट्री ऑफ IT ने अनाउंस किया है कि उन्होंने बाइनेंस के साथ एक डील साइन की है जिसमें 800,000 स्टूडेंट्स को वो ट्रेनिंग देंगे
इसी तरीके से लम्स के अंदर भी एक सेंटर फॉर डिजिटल एसेट रिसर्च क्रिएट हुआ है जिसमें वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे। तो ये एक दूसरा पहलू है जिसमें काम किया जा रहा है। तीसरा पहलू ये है कि डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना। पाकिस्तान के अंदर 30 से 40 मिलियन लोग, और ज्यादातर ये यंग लोग हैं, पहले से ही क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट उस पे इन लोगों का फायदा हो रहा है मगर इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही और ना ही हुकूमत को कोई टैक्सेस मिल रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हुकूमत जो तीसरा काम कर रही है, इन एक्सचेंजेस को कह रही है कि आओ पाकिस्तान में लोकल लाइसेंस लो और यहाँ पे रेगुलेटेड एक्टिविटी करो। और चौथी, जैसे आपने मेंशन किया कि पाकिस्तान खुद टू डेमोन्स्ट्रेट कि हम लीडरशिप रोल कर रहे हैं सेक्टर में, गवर्नमेंट खुद भी एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिटकॉइन का बना रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और हमें बड़ी ग्लोबल अटेंशन मिल रही है। ग्लोबल लीडर्स हम पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। It's great to see that in some sector Pakistan is taking bold and courageous steps. अच्छा, लेकिन इस पे फरीद साहब, पाकिस्तान के अंदर अभी इसकी रेगुलराइजेशन जो है वो एक बड़ा चैलेंज होगा। यहाँ पर जो माहौल है, हमारा जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है हमारी, आपके ख्याल में हुकूमत को किन चैलेंजेस को सामने रखना होगा ये फ्रेमवर्क और इसको रेगुलराइज करते हुए? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी रेगुलेशन बनाएंगे। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान डिजिटल एसेट अथॉरिटी भी बना रही है। आज खबर आई है कि वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनेगी। तो ये जो दोनों बॉडीज होंगी, इनका काम यही होगा कि रेगुलेशन बनाए। और जैसा आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त रेगुलेशन नहीं एग्जिस्ट करती। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो चैलेंज है जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान की रेगुलेटर्स ने कोई काम नहीं किया ऐसे सेक्टर के अंदर, जबकि जैसा मैंने बोला कि 30 से 40 मिलियन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मगर रेगुलेटरी कोई फ्रेमवर्क ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो ये है कि रेगुलेटरी बॉडीज में टैलेंट नहीं है, उनको इस सेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं है, इक्विप्ड नहीं है। और इसलिए सबसे बड़ा जो फुकदान है हमारे पास ब्यूरोक्रेसी के अंदर अंडरस्टैंडिंग का। तो आई थिंक इस पे ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जल्द से जल्द इनकी ट्रेनिंग हो और इनको ग्लोबल एक्सपोजर दिया जाए बाकी रेगुलेटरी रेजिम्स का, ताकि ये कैचअप कर सके। लेकिन कुछ लोग इसे बड़ा एम्बिशियस और रिस्की वेंचर जो है वो करार दे रहे हैं। आपके ख्याल में आने वाले सालों में, और इसके लिए ज़ाहिर बात है उनका ये कहना है कि एक आर्गूमेंट ये है कि इसके लिए अभी इसके जो फायदे हैं वो कई साल लगेंगे आने में, ये इकोनॉमी के लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं है, और अगर है तो कितना है? जी, जो लोग ये कहते हैं कि वक्त लगेगा वो बेसिकली वो ज्यादातर वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको इस चीज के बारे में पता नहीं है। तो इसलिए वो अपनी स्लो मूवमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कह देते हैं कि देखिए जी, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो टाइम लगेगा। जैसा सबसे पहला जो चीज इंपॉर्टेंट है हमें रिकॉग्नाइज करना है, कहा कि 30 से 40 मिलियन पाकिस्तानी पहले से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एडॉप्शन तो हो चुकी है। आप दुनिया की कोई रैंकिंग उठा ले, पाकिस्तान टॉप 5 में आता है, कहीं टॉप 7 में आता है। जस्ट टू पुट इन पर्सपेक्टिव कि टोटल इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है 350,000 और इधर 30 मिलियन है। तो मतलब 20 गुना ज्यादा बड़ी मार्केट है, ये पहले से एग्जिस्ट करती है, इसको आपने बनाना नहीं है, वो पहले से एग्जिस्ट करती है। फर्क सिर्फ ये है कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो टेक सेवी है, वो यंग है, कुछ लोगों को गलत फहमी है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, कुछ पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रेगुलेटर तो कैचअप कर रहे हैं, हम तो पहले लेट हो गए रेगुलेटरी रजीम से, ये रेगुलेशन तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। तो वो नहीं है कि हम जो है हमें बड़ा टाइम लगेगा। दूसरा, दुनिया की, हम पाकिस्तान यूनिक नहीं है, यूएई में भी रेगुलेशन है, सिंगापुर में भी रेगुलेशन है, हांगकांग में भी है, और यूएस जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो फाइनेंशियल मार्केट्स जो सब फॉलो करती है, वो यूएस को करती है। इस वक्त तो यूएस कह रहे हैं कि वी वांट टू बी द लीडर इन दिस एरिया, तो हमने तो सिर्फ फॉलो करना है इन ममालिक को जिन्होंने रेगुलेशन पहले बना दी है। मगर ये बात भी मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है कि यूएस के अंदर भी ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर ऐसे लोग थे जो कहते थे कि ये बड़ा वॉलेटाइल सेक्टर है, हमें इसमें नहीं इन्वॉल्व जाना चाहिए। मगर वक्त के साथ साथ वो उनको या तो रिप्लेस कर दिया गया या उनके जो तहफ्फुज़ात थे वो गलत प्रूव हुए। तो इस वक्त तो यूएस इज द लीडर, पाकिस्तान इज फॉलोइंग द यूएस। राइट, बहुत शुक्रिया फरीद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान में जो क्रिप्टो, बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी की रेगुलराइजेशन है उस हवाले से बात कर रहे थे। अब 2 जून को इजलास है, अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनना है, चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं। देखते हैं इस हवाले से हुकूमत मजीद क्या फैसले करती है। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। बच्चों की शादी की ममानियत का बिल कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी जबकि सेनेट में शहरी रहमान ने पेश किया। इस कानून के मुताबिक निकाह ख्वां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। इससे मुतालिक खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। कानून में मौजूद है कि 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी, जबकि वालिदैन बच्चे की कम उम्री में शादी करें या उसे रोकने में नाकाम रहे तो 3 साल तक कैद बामुशक्कत और जुर्माना हो सकता है। कानून के मुताबिक अदालत को इल्म हो कि कम उम्र बच्चों की शादी की जा रही है तो वो ऐसी शादी को रोकने के लिए हुक्म भी जारी करेगी। इस कानून में यह भी जिक्र है कि अदालत को इत्तला देने वाला फरीक अपनी शनाख्त छुपाना चाहे तो अदालत उसे तहफ़्फ़ुज़ देगी। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने कम उम्री की शादी के मंजूर किए गए बिल से मुतालिक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के एतराज़ पर तशवीश का इजहार किया है। इंसानी हुकूक कमीशन के मुताबिक बचपन की शादी के खिलाफ बिल है ये बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। पार्लियामेंट से मंजूर बिल को मजहब से मुतसादिम करार देना बच्चों के हकूक की नफी है। HRCP के मुताबिक बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए कानून पर फौरी तौर पर अमल दरामद की जरूरत है, लिहाजा इनके तहफ़्फ़ुज़ को मजहबी तनाज़ा ना बनाया जाए और कम उम्री की शादी की रोकथाम और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत अपनी आइनी और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे। आज के प्रोग्राम से इतने। मेज़बान रहमान अज़हर को दीजिए अल्लाह ने के बाद।